सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू 5 AM करंट अफेयर सुपर सीरीज़ में। सो आज 4 फेब है। डिस्कस करते हैं आज के जो टॉपिक्स हैं। सो दिस सेशन इज़ प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सौरभ पांडे। आप अनअकैडमी में मुझसे जुड़ सकते हैं। इंडिया के टॉप 80+ एजुकेटर्स से आप जुड़ सकते हैं। करंट अफेयर्स का मेरा नया कोर्स शुरू हो रहा है 4 फेब से 1:30 बजे आपकी क्लास होगी, जिसमें डिफरेंट जो सोर्सेस हैं वो सारे आपके कवर किए जाएंगे जो आपको करंट अफेयर्स के लिए पढ़ना है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों को ध्यान में रखते हुए खास तौर से मेंस पर फोकस्ड भी आपका रहता है। मतलब पूरे जितने भी इश्यूज़ हैं वो सारे डिस्कस आपके होते हैं। इसके अलावा कई सारे दूसरे कोर्सेस हैं एजुकेटर्स के द्वारा, उनका भी आप हिस्सा बन सकते हैं। बहुत सारे बैच कोर्सेस आपके लॉन्च हो रहे हैं। इंग्लिश है, हिंदी है, वीकेंड बैच कोर्सेज भी हैं। सो आपको करना क्या है, unacademy.com या अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और उसमें UPSC CSC सेलेक्ट करना है। आप 1 ईयर या 2 ईयर्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इफ़ यूर यूजिंग द कोड SPLIV आप मेरे कोर्सेज तो कर ही सकते हैं, साथ में दूसरे सभी कोर्सेज भी आपके लिए फ्री होंगे। ये जो आप अमाउंट देख रहे हो, इस अमाउंट में इफ़ यूर यूजिंग द कोड SPLIV अगेन दिस अमाउंट विल रिड्यूस बाय 10%। और इस अमाउंट के अंदर आप पूरे 1 साल या 2 साल के लिए पूरे जितने भी कोर्सेज हैं उनको, जितने बार भी कोर्सेज लॉन्च होते हैं उसको आप देख सकते हो। रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हो, लाइव क्लासेस देख सकते हो, सारी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल इंक्लूडिंग द टेस्ट सीरीज। शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इथाइलिन ग्लाइकोल। यहाँ पे अभी न्यूज़ आया था इंडियन एक्सप्रेस में ही, व्हाट इज एंटी फ्रीज दैट हैज़ मेड US सोल्जर्स फॉल इन। देखो एक शब्द इस्तेमाल होता है एंटी फ्रीज, ये आप याद रखो, एंटी फ्रीज। व्हाट बेसिकली इज एंटी फ्रीज? This term has been used, we call it as anti-freeze. So when you talk about anti-freeze, अगर हम anti-freeze की बात करें तो यहाँ पे ये एक कोई भी इस तरीके का सॉल्यूशन या केमिकल, किसी का भी आप एग्जांपल लो, जो कि फ्रीजिंग पॉइंट को और लो कर देता है। जैसे मान लो आप किसी चीज़ को लेकर जाते हो, कोल्ड एरिया में जाते हो, तो वो पानी आपका या कोई भी लिक्विड है वो फ्रीज़ कर जाएगा। सो अगर आप एंटी फ्रीज़ का इस्तेमाल करोगे तो ये फ्रीज़ नहीं होगा और उसको लोअर टेम्परेचर की ज़रूरत होगा, तभी जाके फ्रीज़ होगा। तो उसमें से एक एग्जांपल आपका इथाइलिन ग्लाइकोल है। जैसे कोल्डर एरियाज़ में जो सोल्जर्स कार्य करते हैं तो बहुत सारे उसमें उनका एंटी फ्रीज़ का इस्तेमाल होता है, कई बार वो नुकसान भी कर जाता है। तो ये एक सिंथेटिक लिक्विड है विच इज़ ऑर्डरलेस। ये एक सिंथेटिक लिक्विड है विच इज़ ऑर्डरलेस। उसके बाद इट इज़ यूज टू मेक एंटी फ्रीज एंड डी आइसिंग सॉल्यूशन फॉर कार्स, एयरप्लेन्स एंड बोट्स। इट कैन नॉट बी डिसेमिनेटेड थ्रू इंडोर एयर्स। करेक्ट आपको इसमें बताना है। सो अगर आप इथाइलिन की बात करते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल की बात करते हैं, तो ये एक सिंथेटिक लिक्विड है, मतलब आप आर्टिफिशियली इसको क्रिएट कर सकते हैं, ऑर्डरलेस है ये। उसके बाद इट इज़ यूज टू मेक एंटी फ्रीज। एंटी फ्रीज को बनाने के लिए ये कार में लिया जाता है। डी आइसिंग सॉल्यूशन कार, एयरप्लेन्स, बोट्स में भी इसका इस्तेमाल होता है। इट कैन नॉट बी डिसेमिनेटेड थ्रू इंडोर एयर। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि इट कैन बी डिसेमिनेटेड थ्रू इंडोर एयर, वाटर, फूड। इंडोर एयर भी है, वाटर भी है, फूड भी है, आउटडोर एयर भी है, और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट भी है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स भी हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी इंक्लूडेड है। वाटर भी है, फूड भी है, आउटडोर एयर भी है, एग्रीकल्चरल आपका प्रोडक्ट भी है। तो इन सब के थ्रू ये डिसेमिनेट हो सकता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये आपका गलत है, बाकी दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। सो जो आंसर है दैट इज़ 1 and 2। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये इथाइलिन ग्लाइकोल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एंटी फ्रीज। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट न्यूट्रिनोस। अभी काफ़ी सारा न्यूज़ में भी था कि अगर हमने द हिंदू में भी डिस्कस किया हुआ था, न्यूट्रिनोस की बात करोगे तो इनमें चार्ज भी नहीं होता, और ख़ास तौर से स्टार की बात करोगे तो स्टार के फॉर्मेशन के बारे में हमने डिस्कस किया था, उसके एवोल्यूशन के बारे में हमने डिस्कस किया था। और उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है, दैट एनर्जी इज़ ऑल्सो स्टोर्ड थ्रू दीज न्यूट्रिनोज एज वेल। और कई तरीके के न्यूट्रिनोज आपके होते हैं, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनोज, ताउ न्यूट्रिनोज, म्यो न्यूट्रिनोज। मतलब डिपेंडिंग अपॉन जो डिफरेंट पार्टिकल्स हैं उस बेसिस पर आपके डिफरेंट जो न्यूट्रिनोज हैं वो देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि ये जो न्यूट्रिनोज हैं इनको डिटेक्ट भी किया जाता है और इससे फिर काफ़ी सारी हमें जानकारी भी मिलती है। अभी हाल फिलहाल में देखोगे तो स्टार से रिलेटेड एक स्टडी भी पब्लिश हुई थी न्यूट्रिनोज को लेकर। तो ये इट इज़ अ फेर्मियन
that interact only via the strong subatomic force and gravity, named so because it is electrically neutral and because its rest mass is so small that it was long thought to be zero. The majority of neutrinos which are detected about the earth are from nuclear reactions inside the sun. विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन अबो इज आर करेक्ट, आपको करेक्ट इसमें से बताना। तो यहाँ पे कुछ जो स्टेटमेंट्स आपको ध्यान रखना, इट इज़ अ फेर्मियन दैट इंटरेक्ट ओनली बाय द स्ट्रॉन्ग सबएटॉमिक फोर्स एंड ग्रेविटी। तो यहाँ पे वीक सबएटॉमिक फोर्स और ग्रेविटी से इट कैन इंटरेक्ट, तो ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा ये बिकॉज ये इलेक्ट्रिकली चार्ज, मतलब कोई चार्ज नहीं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है एंड इट्स रेस्ट मास इज सो स्मॉल दैट इट वॉज लॉन्ग थॉट टू बी जीरो। इसका मास भी बहुत ही कम है कि माना जाता है कि इसका मास जीरो है। ज़्यादातर जो न्यूट्रिनोज हैं दैट आर डिटेक्टेड अबाउट द अर्थ आर फ्रॉम द न्यूक्लियर रिएक्शन इनसाइड द सन। तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। सो जो आंसर आपका होगा दैट इज 1, 2 and 3। नेक्स्ट इज अबाउट heat waves. Consider the following statements about the heat waves. The World Meteorological Organization defines it as 5 or more consecutive days during which the daily maximum temperature surpasses the average maximum temperature by 5 degrees Celsius or more. According to the Indian Meteorological Department, requires that temperature increases 5 to 6 degrees Celsius or more above the normal temperature. You have to tell the correct. Heat waves is such टॉपिक, मतलब अगर आप हीट वेव्स की बात करो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। और मैराइन हीट वेव्स की भी अगर हम बात करें तो वहाँ भी काफ़ी न्यूज़ में रहता है। इवन जो ग्लोबल टेम्परेचर ऑन एन एवरेज कंटिन्यूस बेसिस पर इंक्रीज़ हो रहा है, ग्लोबल टेम्परेचर इफ़ यू टॉक अबाउट, उसका जो ग्लोबल टेम्परेचर कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहा है ना। व्हेन यू टॉक अबाउट द मैराइन थिंग, मतलब ओशियन की बात करो तो इस ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज़ की वजह से जो ओशियन है वो भी आपका इम्पैक्ट होता है। ओशियन में जो टेम्परेचर है वो भी आपका कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। तो मैराइन हीट वेव्स एक बड़ा टॉपिक बन जाता है। मैराइन हीट वेव्स ज़्यादा इंटेंस हो सकता है, और अगर मैराइन हीट वेव्स आपकी आती है तो उससे कई सारी चीज़ें हैं जो मैराइन लाइफ है वो आपका अफेक्ट होगा। मैराइन बायोडाइवर्सिटी है वो आपका अफेक्ट होगा, मैराइन बायोडाइवर्सिटी। इवन क्लाइमेट पर बहुत ज़्यादा चेंजेस होंगे। अभी हाल में एक स्टडी हुई थी जिसमें कहा गया कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आपके हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की अगर आप बात करो तो वो साइक्लोन्स दे आर शिफ्टिंग टूवर्ड्स, अगर देखा जाए, अगर साइक्लोन्स की बात करें तो दे आर शिफ्टिंग टूवर्ड्स लैंड की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो साइक्लोन्स का फॉर्मेशन और इंटेंसिफाइड होगा अगर पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ये मैराइन हीट वेव्स भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए बन जाता है। हीट वेव्स की इन जनरल जो डेफिनेशन है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखा जाए तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन डिफाइंस इट एज 5 और मोर कंसेक्यूटिव डेज, 5 या 6 कंसेक्यूटिव डेज में, ड्यूरिंग विच द डेली मैक्सिमम जो टेम्परेचर है वो एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर से सरपास कर जाता है बाय 5 डिग्री सेल्सियस और मोर। उसके बाद अकॉर्डिंग टू इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, अगर आप इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की बात करें तो इट रिक्वायर्स दैट टेम्परेचर इंक्रीजेस 5 to 6 डिग्री सेल्सियस और मोर अबव द नॉर्मल टेम्परेचर। तो यहाँ पे अगर मतलब यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस है, तो ये याद भी आपको होना चाहिए। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग 5 और मोर कंसेक्यूटिव डेज के लिए जहाँ पे जो डेली मैक्सिमम टेम्परेचर है वो सरपास करता है एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर को बाय 5 डिग्री सेल्सियस और मोर। और अकॉर्डिंग टू इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इट रिक्वायर्स द टेम्परेचर इंक्रीजेस 5 से 6 डिग्री सेल्सियस और मोर अबव द नॉर्मल टेम्परेचर, है ना। तो यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीजेस 5 to 6 डिग्री सेल्सियस और मोर अबव द नॉर्मल टेम्परेचर। अगर नॉर्मल टेम्परेचर से 5 से 6 डिग्री तब हम कंसीडर करेंगे। तो ये थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है दोनों में, दोनों का आपको डेफिनेशन आइडिया होना चाहिए, खास तौर से हीट वेव्स को लेके। सो जो आंसर है इसका दोनों ही स्टेटमेंट सही, आंसर बोथ 1 and 2। नेक्स्ट देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट गवर्नमेंट पैनल रिकमेंडेशन और क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी बहुत ही ज़्यादा आपकी हमेशा से ही न्यूज़ में है
और ये जो गवर्नमेंट पैनल रिकमेंडेशन की बात की जाए क्रिप्टो करेंसी पर, क्रिप्टो करेंसी डिजिटल करेंसी जैसे बिटकॉइन जैसे दिस इज़ अ क्रिप्टो करेंसी, और इसको डार्क वेब में काफ़ी अधिक इस्तेमाल किया जा सकता है। हम इसको रेगुलेट भी नहीं कर सकते क्योंकि वो भी एक चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। तो गवर्नमेंट पैनल रिकमेंडेशंस ऑन क्रिप्टो करेंसी की बात की जाए, रिकमेंडेड बैनिंग ऑल प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज। तो यहाँ पे जितने भी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज हैं उनको बैन करने की बात किया। जेल टर्म ऑफ अप टू 5 years एंड हैवी फाइन्स फॉर एनीवन डीलिंग इन डिजिटल करेंसीज। तो 5 साल की सज़ा, और जो भी इस ऐसी करेंसीज डील करेगा तो उसको फाइन लगना। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट ध्यान में रखना है कि जो गवर्नमेंट पैनल है उसने रिकमेंड किया है कि जितनी भी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज है, क्योंकि देखो क्रिप्टो करेंसी अगर एक बार लॉन्च होती है, जैसे अगर आपको करेंसी का इस्तेमाल करना है तो आप ऐसी करेंसी का इस्तेमाल करोगे जैसे सेंट्रल बैंक के द्वारा जो पब्लिश्ड है, मतलब उनके द्वारा जो रिलीज्ड करेंसी उसको आप इस्तेमाल करोगे। ऐसा कोई इस्तेमाल करेंगे तो वो फेक करेंसी कहलाती है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी हम खुद से जनरेट कर सकते हैं, मैथमेटिकल एल्गोरिदम को सॉल्व करके, और सर्टेन एक सर्वर में आप क्रिप्टो करेंसी खुद से जनरेट कर सकते हो। तो यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड जो बैंक है उनका कोई रोल रह नहीं जाता है। तो यहाँ पे फिर क्या है कि इसका जो रोल है सेंट्रलाइज्ड बैंक का, वो जो सेंट्रल बैंक है वो रिड्यूस होगा, और एक नया तरीके का फाइनेंशियल सिस्टम आपका डेवलप होगा, और जो प्रिवेलेंट फाइनेंशियल सिस्टम है दैट कैन बी इम्पैक्टेड। तो ये एक हो सकता है जिस वजह से गवर्नमेंट पैनल ने रिकमेंड किया कि या तो आप इसको अच्छे से रेगुलेट करो, सही से लोगों को इस्तेमाल करना आना चाहिए, या फिर यहाँ पे या फिर इसको बैन करना। मतलब कई तरीके की इसमें ओपिनियन है। तो यहाँ पे जेल टर्म अप टू 10 years, 10 साल के लिए 10 years एंड हैवी फाइन्स फॉर एनीवन डीलिंग इन डिजिटल करेंसी। ठीक है, डिजिटल करेंसी के बारे में, ठीक है, डिजिटल करेंसीज के बारे में जेल टर्म ऑफ अप टू 5 years या ये 10 years का है, एंड हैवी फाइन्स फॉर एनीवन डीलिंग इन डिजिटल करेंसी। ठीक है, सो डिजिटल करेंसी पे कोई भी डील करता है तो उसमें हैवी फाइन। तो यहाँ करेक्ट की अगर बात करोगे तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है क्योंकि यहाँ पे 5 years लिखा है। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सैटर्न। टिल्ट टू सैटर्न रोटेशन एक्सिस इज caused by the migration of planet Jupiter. Saturn is the 6th planet from the Sun and the second largest planet in our solar system. Saturn is made mostly of hydrogen and helium. तो ये टॉपिक अगर देखा जाए तो साइंस डेली से आपका ये लिया गया है। तो यहाँ पे जो टिल्ट है, सैटर्न के रोटेशन एक्सिस का जो टिल्ट है वो कॉज किया है बिकॉज ऑफ द माइग्रेशन ऑफ इट्स सैटेलाइट्स। ठीक है, नॉट बाय प्लैनेट जुपिटर, बट इसका जो सैटेलाइट्स हैं उसके माइग्रेशन की वजह से ही है। इसी वजह से ड्रैगन फ्लाई मिशन भी टाइटन पे सेंड किया जाएगा जो उसको स्टडी भी करेगा। मतलब सैटर्न पर भी काफ़ी अधिक स्टडी की जाती है, बहुत ही मिस्टीरियस इसका जो एक आपका सैटेलाइट है या मून आप कह सकते हो टाइटन नाम से, तो उस पर भी काफ़ी प्रयास किया था। साइंस टेक डेली में हमने भी डिस्कस किया था। तो यहाँ पे जो इसके सैटेलाइट हैं उनके माइग्रेशन की वजह से खास तौर से जो टाइटन है उसकी वजह से ये टिल्ट देखने को मिल रहा है। सैटर्न जो है 6th प्लैनेट है फ्रॉम द सन एंड द सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। सैटर्न की बात करें तो 6th प्लैनेट है सन से, और सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम में। सैटर्न जो है इज मेड मोस्टली ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। ठीक है, मोस्टली आपका हाइड्रोजन और हीलियम का ये आपका बना हुआ है। ठीक है, सैटर्न इज मेड मोस्टली ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको करेक्ट बताना है। तो करेक्ट की अगर आप बात करोगे सैटर्न इज मेड मोस्टली ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बाकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये गलत है कि यहाँ पे माइग्रेशन ऑफ प्लैनेट जुपिटर की बात की गई। तो माइग्रेशन ऑफ सैटेलाइट स्पेशली टाइटन की बात की है। सैटर्न इज द 6th प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। ये 6th प्लैनेट है, तो ये स्टेटमेंट पहला गलत है, बाकी दोनों स्टेटमेंट सही है। आंसर आपका डी होगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट about Sukhoi's Su-30 MKI. It is a twin jet multi-role air superiority fighter. ये भी अगर आप देखोगे तो डिफेंस न्यूज़ में आपकी पब्लिश हुई थी अभी हाल फिलहाल में ही। सो ये ट्विन जेट मल्टी रोल एयर सुपीरियरिटी फाइटर है, और developed by Russia Sukhoi and built under license by India's Hindustan Aeronautic Limited. Development of Sukhoi 30 MKI for the Indian Air Force began in 2015. तो ये
जो ये बनना शुरू हुआ था दैट वाज अराउंड 1995 नॉट 2015। ये ट्विन जेट मल्टी रोल एयर सुपरियॉरिटी फाइटर है, ये भी याद रखना है। रशिया डेवलप्ड बाय रशिया सुखोई एंड बिल्ट अंडर लाइसेंस बाय इंडियाज हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, ठीक है, HAL के द्वारा बिल्ड किया गया हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। डेवलपमेंट ऑफ सुखोई 30 MKI फॉर द इंडियन एयरफोर्स बिगिन इन 1995, ठीक है, ये आपका 1995 में शुरुआत किया। तो आपको करेक्ट बताना है, करेक्ट आपका होगा ये गलत है, आंसर दैट विल बी 1 and 2। उसके बाद देखा जाए लोअर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन न्यूज़ रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो यहाँ पे energyworld.com से न्यूज़ आपकी है। तो यहाँ पे देखा जाए अगर तो ये लोकेटेड है नेपाल। बहुत ज़्यादा चर्चा भी चल रही है कि नेपाल और इंडिया के बीच में हाइड्रो डिप्लोमेसी की जो पॉसिबिलिटी है उसकी तरफ मूव किया जाए। मतलब जैसे काफ़ी ऐसा जोग्राफिकल लोकेशन नेपाल का ऐसा है कि उसकी जो रिवर्स है उसके थ्रू काफ़ी आप हाइड्रो पावर को प्रोड्यूस कर सकते हो, और वो जो हाइड्रो पावर आप प्रोड्यूस करोगे उसके थ्रू वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, नेपाल भी अर्निंग कर सकते हैं और हम अपनी एनर्जी डिमांड पूरी कर सकते हैं। तो ये एक पॉसिबिलिटी है। तो लोअर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आपका लोकेटेड है दैट इज़ इन नेपाल। तो आज के लिए इतना ही। अनअकैडमी से जुड़ने के लिए यू कैन यूज़ दिस कोड दैट इज़ SPLIV। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन एंड लेट्स क्रैक इट।